शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के पहले हिस्से में चंद मुफीद टोटके हैं और इसके दूसरे हिस्से में एक बहुत ही सबक आमोज कहानी है। शाम के वक्त मूली खाने से सर का दर्द हो सकता है। आलू भूनकर खाने से जिस्म खूबसूरत होता है। दिन में एक बार से ज्यादा चाय पीने से दिमाग कमजोर होता है। गर्मी के मौसम में बूट पहनने से नजर कमजोर हो जाती है। दरख्त के साए में पेशाब करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दोपहर के वक्त टूथपेस्ट करने से दांत जल्दी साफ हो जाते हैं। भूखे पेट सबक याद करने से सबक नहीं भूलता। चलते फिरते फल खाने से दांत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। चार्जिंग पर लगाकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बैटरी की टाइमिंग खत्म हो जाती है। सर के पास मोबाइल रखकर सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से खाना जल्दी हजम होता है। शाम के वक्त कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बुखार हो जाता है। नहाने के फौरन बाद गीले बालों में तेल लगाने से बाल ज्यादा मजबूत और काले होते हैं। दूध में पानी और नमक मिलाकर पीने से जिगर को ताकत मिलती है। जो लोग ज्यादातर वक्त अकेले गुजारते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मुंह धोने के बाद रगड़कर कपड़े से साफ करने से उन पर झरियां पड़ जाती हैं। कार में ज्यादा देर सफर करने से हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। मुंह में बबल चबाने से दिमाग तेज होता है। मोमबत्ती की आग पर तेल गरम करके सर पर लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। दूध उबालकर पीने से दिमाग को ज्यादा ताकत मिलती है। रोजाना सुबह निहार मुंह 100 तक गिनती गिनने से दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज होता है। पानी गर्म करके नहाने से बाल कमजोर हो जाते हैं। जिन खवातीन को हमल नहीं ठहरता हो गन्ने का वो जूस पिया करें। हालते हैज में लाल रंग के कपड़े पहनने से हैज के दर्द में कमी जरूर आ जाती है। शाम के वक्त घर में लाल मिर्चों की धुनी देने से घर पर कोई जादू टोना असर नहीं करता। फटी हुई जुराबें पहनने से रिस्क में तंगी आती है। शाम के वक्त कंघी करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो ये टोटका हाजिर है। रात के वक्त 1100 मरतबा ये आयत पढ़कर दुआ मांगा करो। 21 दिन तक ऐसा करने से आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो शख्स बारीक होंठों वाली औरत से शादी करता है वो अमीर हो जाता है। हामला खवातीन सोने से पहले एक केला खा लें तो इसका दूध जाता है। जिनके बाल गिरते हों रात को नीम के पत्ते सर के नीचे रखकर सोया करें। जो लोग बेड की बजाय चारपाई पर सोते हैं उन्हें कमर दर्द का मसला नहीं होता। घर को संभालने वाली औरत की निशानी ये है वो ज्यादातर चुप चुप रहती है। ख्वाब में कुत्ता नजर आए तो समझ जाएं कोई दुश्मन आप पर वार करने वाला है। अगर औरत चाहती है कि उसका मर्द उसको खुश रखे तो 40 दिन से पहले अपनी नाफ के नीचे बाल साफ कर लिया करे। इससे घर में रिस्क की तंगी भी खत्म हो जाती है। निहार मुंह मीठी चीज खाने से मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है। शीशे के बर्तन को आलू के छिलके से धोएं तो शीशे के बर्तन चमक उठते हैं। अगर कपड़ों पर जिद्दी दाग लग जाएं तो गर्म पानी में लस्सी मिलाकर कपड़ों को धोया करें। अगर रात को सोते हुए खराटे आते हों तो सोने से पहले अपनी नाक में गर्म और नमक मिले पानी का एक कतरा डालकर सोया करें। अगर सर्दी की वजह से हाथ पांव काले पड़ जाएं तो हाथों पर लोशन लगाकर धूप में बैठने से हाथों की रंगत वापस निखर जाती है। गुड़ खाने से हैज खुलकर आता है। जिन औरतों का दूध कम हो वो गुड़ खाया करें, दूध बढ़ जाएगा। सफेद खरगोश खाने से मरा हुआ इंसान भी जाग उठता है। इंसान जितना भी बीमार पड़ा हो वो सेहत याब हो जाता है। जो लोग रात के वक्त मोबाइल फोन अपने सर के पास रखकर सोते हैं वो जल्दी बहरे भी हो जाती हैं। मोबाइल फोन को कभी भी टेलीविजन के ऊपर या पास ना रखा करें। इससे मोबाइल दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता। सोने से पहले मीठी चीज खाने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते।
دماغ کے خلیوں کو تباہ کرنے والی 7 بدترین عادات۔ نمبر 1، ناشتہ نہ کرنا۔ نمبر 2، رات کو دیر سے سونا۔ نمبر 3، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا۔ نمبر 4، صبح دیر تک سوتے رہنا۔ نمبر 5، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا سیل فون استعمال کرنا۔ نمبر 6، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جراب پہننا۔ نمبر 7، بلا وجہ دیر تک پیشاب روکے رکھنا۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا ہلکا مساج کیا کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد سردیوں کی خشکی سے محفوظ رہے گی۔ سر میں درد رہتا ہو، رات کو ماتھے پر پیپل کا پتا باندھ کر سویا کریں۔ کان میں درد ہو تو مالٹے کے چھلکے کا پانی کان میں ڈال لیا کریں۔ اگر سینے میں درد ہو تو نہار منہ انڈے کی زردی شہد میں ملایا کرو۔ جن کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول تا آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قلب پر پھونک مارے۔ انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، ہم بستری کرنے سے پہلے 2-3 کھجوریں کھایا کریں۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہیں انہیں نہار منہ کیلے کھانے کی ضرورت ہے، ان کی چھاتیاں بڑی ہو جائیں گی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو مضبوط اور کالا رکھنا چاہتی ہیں، نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اچانک آدھے سر کا درد شروع ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری عمر بہت لمبی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت سر کے پاس صابن رکھ کر سوتے ہیں انہیں کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو چلے دوستو، اب چلتے ہیں آج کی بہت ہی اچھی کہانی کی جانب۔ میں ایک غریب لڑکی تھی۔ ایک دن مجھے فیس بک پر ایک عربی نے بہت سارے پیسے بھیجے اور بولا کہ سعودی عرب آ جاؤ، یہاں میرے اولڈ ہاؤس میں کام کرو، تمہیں مہینے کے 10 لاکھ روپے دوں گا۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور سعودی عرب چلی گئی۔ وہاں اولڈ ہاؤس میں صرف بوڑھے مرد تھے جن کا میں بہت زیادہ خیال رکھتی اور میں لاکھوں کمانے لگی۔ لیکن کچھ دنوں میں ہی میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور میں چکرا کر گر جاتی۔ ایک رات تکلیف کی وجہ سے میں سو نہیں سکی تو اچانک وہ بوڑھے عربی میرے کمرے میں آئے اور غربت سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پیٹ کا دوسک بھرنے کے لیے کبھی انسان وہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تعلق بھی ایسے ہی غریب گھرانے سے تھا جہاں روٹی بس ایک وقت کی ہی نصیب ہوتی تھی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ میرے والد مزدور تھے اور والدہ گھروں میں ملازمت کرتی تھی۔ ہمارے ماں باپ اتنے محنت کے بعد وہ لوگ بس اتنا ہی کما سکتے کہ ایک وقت ہم سب روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو میں بھی اماں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ مالکن کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی اور ہر وقت موبائل پر لگی رہتی۔ میں صفائی کرنے کے بعد اسی لڑکی کے کمرے میں بیٹھی رہتی، وہ بھی اکلوتی تھی، اس لیے مجھ سے باتیں کرنے لگتی، مجھے موبائل میں ویڈیوز دکھاتی، کبھی فیس بک استعمال کرنا سکھاتی۔ میں اسے کہتی کہ بی بی جی میں یہ سیکھ کر کیا کروں گی، مجھے کون سا موبائل ملنا ہے؟ وہ میری بات پر کہتی کہ جب میں نیا موبائل لوں گی تو تمہیں اپنا پرانا موبائل فون دے دوں گی، پھر تم اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ اپنے پرانے کپڑے اور جوتے بھی مجھے دیتی جو دیکھنے میں کہیں بھی زیادہ پرانے نہیں لگتے تھے۔ اکثر کبھی وہ آرڈر پر اپنے لیے پیزا منگواتی تو مجھے بھی کھلا دیتی۔ وہ لڑکی بہت اچھے دل کی مالک تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی کچھ حرکتیں بہت زیادہ مشکوک سی لگتی۔ وہ فیس بک پر زیادہ تر لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، مجھے بھی ان لڑکوں کی تصویریں دکھاتی۔ وہ نوجوان بے حد خوبصورت اور سمارٹ ہوتے تھے۔ ایک عربی نوجوان کی تصویر دکھا کر کہنے لگی، یہ میرے کزن کا دوست ہے، یہ سعودیہ کا امیر شخص ہے، اس کا ایک اولڈ ہاؤس ہے جہاں یہ ملازمت کرنے والی لڑکی کو 10 لاکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری مالک کی بیٹی تھی تو بہت امیر تھی، خوبصورت بالکل نہیں تھی، اور میں غریب تھی لیکن حسن کی دولت سے میں مالا مال تھی۔
मेरी गोरी रंगत, सुनहरे बाल और ब्राउन आंखें देखकर लोग मुझे भी अरब या तुर्की की लड़की समझते थे। बस मेरा गरीबाना लिबास मुझे मेरी औकात याद दिला जाता। उस मालकिन की बेटी का नाम ज़ैनब था। एक बार जैसे ही मैं अम्मा के साथ काम करने उनके घर पहुंची, वो शायद मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। मैं मालकिन के घर की सफाई करती थी, बाकी सारे काम अम्मा करती थी। लेकिन उस दिन तो ज़ैनब ने मुझे कोई भी काम करने नहीं दिया। मुझे अपने साथ ऊपर वाले अपने कमरे में ले गई। मैंने उससे कहा भी कि मुझे पहले सफाई करने दो, फिर हम बातें करेंगे, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार भी ना थी। उसने अपना वार्डरोब खोला और अपना नया जोड़ा हैंगर समेत मुझे दिया। कहने लगी, इसे जल्दी से पहन कर आओ। मैं हैरान थी कि वो मुझे अपना नया जोड़ा क्यों दे रही है। मैंने हमेशा की तरह आज भी अपनी उतरी हुई लिबास पहनी थी। आज तक कभी नया लिबास सेबतन नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा, ज़ैनब बीबी, मैं कैसे आपका नया लिबास पहन सकती हूँ। मैं बेहद नर्वस थी, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मैं वो लिबास पहनकर बाहर आ गई। उसने मेरे सुनहरी बाल और मेरे बालों पर ब्रश करने लगी। मुझे बहुत सबकी सी महसूस हो रही थी। मैं एक मुलाजमा थी, मालकिन से ये सब काम कैसे करवा सकती थी। ज़ैनब ने मुझे मेकअप भी कर दिया था। मेरी तस्वीरें खींचने लगी। मुझे उसकी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरी तस्वीरें अपने मोबाइल पर क्यों ले रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने हुस्न की कीमत का अंदाजा ही नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैं जानती थी कि मैं हसीन हूं, लेकिन हम गरीबों का हुस्न कब हमारी किस्मत बदलता है। ज़ैनब शक्ल सूरत की वाजबी सी थी, लेकिन जितना उसके पास पैसा था उससे तो कोई शख्स शादी के लिए तैयार हो जाता। कुछ देर वो अपने मोबाइल पर ही उंगलियां चलाती रही और मुस्कुराती रही। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, जैसे वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो। फिर उसने अपना मोबाइल मेरी जानिब किया और कहने लगी, ये देखो तुम्हारी तस्वीर पर थोड़ी सी देर में कितने लाइक और कमेंट्स आए हैं। मैंने देखा तो मेरी तस्वीर फेसबुक पर लगी थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम कि फेसबुक पर यूं तस्वीर होना बुरी बात है। वो मुझे कहने लगी कि एक अरबी है जो बहुत अमीर है, उसने एक ओल्ड हाउस खोला हुआ है, उसे वहां खिदमत के लिए लड़की चाहिए जिसे वो 1 महीने का 10 लाख पाकिस्तानी देगा और वीजा टिकट भी खुद देगा, लेकिन उसे लड़की खूबसूरत चाहिए और उसे तुम पसंद आई हो। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हुई थी। महीने में 2 लाख से तो मेरे हालात बहुत बेहतर हो सकते थे। मैंने यही बात अपनी वालदा से घर जाकर की तो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, एक लड़की अकेली को हम कैसे दियार गैर में भेज सकती हैं। पता नहीं वो शख्स सच बोल रहा है या झूठ। मैंने अपनी वालदा को कहा कि ज़ैनब बीबी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरी वालदा सोच में पड़ गई। मैंने कहा कि अम्मा, क्या जरूरी है कि हम लोग हमेशा गुर्बत की जिंदगी गुजारें। अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना इसका हम फायदा उठाएं। मुझे ज़ैनब बीबी ने बताया कि वहां पर मुझ जैसी और भी लड़कियां काम करती हैं और वो सबको 10 लाख ही देता है। मेरी वालदा तज़बज़ब का शिकार थी। अब्बा ने भी मना कर दिया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ ही दिन के बाद मुझे ज़ैनब ने अपना पुराना मोबाइल दिया और कहने लगी, मैंने नया खरीद लिया है, ये तुम रख लो। अगर तुम्हारे घर वाले माने तो उस अरबी के पास चली जाओ, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मुझे फेसबुक यूज करनी आती थी। मैं बहुत खुश थी। ज़ैनब ने कहा कि उसने मेरे नाम से ही फेसबुक बनाई है। मैं अब घर पर ही वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। एक बार मुझे उस अरबी का मैसेज आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश है जो आपकी तरह खूबसूरत हो। मेरा एक ओल्ड हाउस है, वहाँ बूढ़े लोग होते हैं, अगर आप वहाँ काम करेंगी तो आपको महाना 10 लाख मिलेगा। मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं वो काम कर लूं, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं मान रहे थे कि यहाँ दूसरे शहर में क्या हो जाए ये पता भी नहीं चलता, ये तो फिर दूसरा मुल्क है। लेकिन एक दिन मेरे वालिद का एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। अम्मा बेहद परेशान हो गई। सिर्फ अम्मा की तनख्वाह से ही घर चलता मुश्किल से था। फिर अब्बा का इलाज भी करवाना था, इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए थे। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे सऊदीया जाने दे, मैं वहां से आप लोगों को पैसे भेजती रहूंगी। मुझे भेजना मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मैंने उस अरबी से काम करने की हामी भरी। ज़ैनब की वालदा ने भी मेरी माँ को तसल्ली दी कि वो उस अरबी को जानती है, वो बहुत शरीफ और नेकदिल इंसान है। उस अरबी ने मुझसे कहा कि मैं बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊं। मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया
तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। ये पैसे उसी अरबी ने भिजवाए थे। वो कहने लगा ये पैसे अपने घर वालों को दे दो, कल एक शख्स आएगा, उसे तुम अपना शिनाख्ती कार्ड देना, बाकी वो खुद काम कर लेगा। मैंने ऐसा ही किया और चंद दिन में मेरा वीजा और टिकट मुझे मिल गए। मैं सऊदीया के एक शहर में पहुंच गई। मुझे वो अरबी नौजवान ही लेने आया था, लेकिन वो मुझे एक फ्लैट में ले गया जहां 2 कमरे थे, लेकिन वो फ्लैट बिल्कुल खाली था। वहां मेरे अलावा कोई लड़की भी ना थी। वो मुझसे कहने लगा कि चंद दिन मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, फिर वो मुझे ओल्ड हाउस में नौकरी लगवाएगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मुझे रात के लिए खाना देकर वापस चला गया। मैं खाना खाकर सो गई। अगले रोज वो अरबी फिर मेरे फ्लैट पर आ गया और खाने के बाद मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक गिलास में डालकर दी। कहने लगा ये जो शरबत है एनर्जी ड्रिंक समझ लो, इस शहर में ये बहुत मशहूर ड्रिंक है, इसे पीते ही इंसान हशाश बशाश हो जाता है, चलो पीकर बताओ ये कैसी है। वो ब्राउन से रंग का मशरूब मैंने हाथ में पकड़ लिया तो, लेकिन पहला घूंट लेते ही मुझे वो बहुत अजीब लगा था। मैंने कहा मुझे नहीं पसंद। मैंने गिलास पीछे कर दिया, लेकिन वो अरबी कहने लगा यही तो इसकी खूबी है, पहला घूंट बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसे पीते जाओ मजा बढ़ता है। मेरे हाथ से गिलास लेकर उसने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया, फिर बोले चलो शाबाश जल्दी से खत्म करो। मेरे होठों से गिलास उसने तब तक नहीं हटाया जब तक वो खाली नहीं हो गया, लेकिन उस मशरूब को पीते ही हशाश बशाश होने की बजाय मैं तो गनूदगी में जाने लगी। मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं खड़ी होने लगी ताकि अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं चकरा कर वहीं लॉन्च के सोफे पर गिर गई। मैं चाहकर भी अपने हवास कायम नहीं रख पा रही थी। बहुत जल्द मैं नींद में गाफिल हो चुकी थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरा सर अब भी भारी सा हो रहा था। न जाने मेरा वजूद क्यों थका थका सा था। मैं खुद को मुजमहल सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले और बिखरे हुए थे, हालांकि मुझे याद था कि मैंने बालों की चुटिया बनाई हुई थी। मैं कमरे में अकेली थी। घड़ी पर मेरी नजर पड़ी तो 12 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही अरबी शख्स मौजूद था जो शायद अब जा चुका था। न जाने मुझ पर क्यों एक अजीब सी बेचैनी सवार थी, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन मैंने इस बात को अपना वहम समझा। मैं चकराते सर के साथ उठी। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद मुझे बुखार था, इसलिए मेरे जिस्म में दर्द भी था। मैंने दवा खा ली। मुझ पर फिर से नींद का गलबा तारी होने लगा। शाम को वो अरबी फिर से उस फ्लैट में आ गया। मैं उस वक्त तक नॉर्मल हो चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगे रात को नींद तो सुकून से आई थी ना तुम्हें? मुझे उनका ये सवाल बहुत अजीब लगा। कहने लगे उस ड्रिंक का तो यही फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद सुकून से सो जाता है। वही मशरूब की बोतल उसने दोबारा टेबल पर रख दी। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात सोफे पर सोई थी। मैंने ये बात उस अरबी से पूछी तो कहने लगा तुम भूल गई हो, शायद तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। जहन पर जोर डालो, याद आएगा। अच्छा अब ये खाना मैं लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने मौजू ही बदल दिया। खाने के बाद मैंने उनसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा बस 2 दिन बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम देखो कैसे तुम दिनों दिनों में ढेर सारे पैसे कमा सकती हो। उसकी बात पर मैं खुश हो गई। खाने के दौरान उस शख्स की नजर मुझ पर ही थी। उनके देखने का अंदाज बहुत अलग था। पहले कभी उसने मुझे यूं नहीं देखा। फिर कहने लगा बाल बहुत हसीन है तुम्हारे, खूबसूरत भी बहुत हो। ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर वो हंसने लगा। कहने लगा बस यूं ही कह रहा था, तुम घबराने लगी हो। खाने के बाद वो ड्रिंक फिर से मुझे उस अरबी शख्स ने दी। मैंने कहा कि मुझे ये नहीं पीनी। कहने लगा ये अलग फ्लेवर है, इसे बस 2 घूंट पीकर बताओ। अगर तुम्हें ये पसंद आ गई तो मैं तुम्हें यही ला कर दिया करूंगा। न जाने क्यों मेरे लाख इनकार पर भी वो मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे मशरूब पिलाने पर बजीद था। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। अपना बाजू मेरे गिर्द फैलाकर अपने पहलों में लेकर वो मशरूब मुझे जबरदस्ती पिला दी, जिसे पीते ही मैं बेहोश होने लगी। मेरी आंखें बंद थी और मेरा जहन भी मुकम्मल गफलत में जा चुका था। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश ही उड़ गए। वो शख्स मेरे इस कदर करीब था कि मैं जल्दी से पीछे हटी थी। मेरे यूं हटने पर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। वो और मेरे साथ। मेरा जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था। मेरे बाल बिखरे हुए थे। हुलिया मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये वो शख्स मेरे साथ ये सब कर गुजरेगा। इसकी गारंटी तो मेरी मालकिन ने दी थी, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं अकेली ही थी। मैं रोने लगी तो वो उठकर बैठ गया। मुझे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने वो मशरूब कुछ ज्यादा ही पी लिया था। शायद इसमें नशा था। रात को उसे पीते ही मुझे भी तुम्हारी तरह होश नहीं रहा, इसलिए खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया। फिर नशे में तुम भी मुझसे करीब रहने का तकाजा कर रही थी। जो भी हुआ है इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। मुझे लगा मैं किसी अंधेरी में खाई में जा गिरी हूं। ये सब क्या हो गया? मैंने रोते हुए नफी में सर हिलाया। आप झूठ बोल रही हैं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। लेकिन वो कहने लगा कि अब तुम्हें याद नहीं तो मेरा क्या कसूर। वो तो यूं बेफिक्र था जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगा, देखो जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। मुझे भी होश नहीं था और तुम्हें भी। ये बात शायद इसके लिए भूलना आसान थी, लेकिन मुझसे गुनाह हुआ था। मैं कैसे भूल सकती? वो मुझे रोता बिलखता देखकर बाहर चला गया। 2 दिन वो नहीं आया। उसकी बातें मेरे कानों को अजियत में मुब्तला कर रही थी। उसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर अफसोस हो। मेरा ये हाल था कि जी चाहा खुद को खत्म कर लूं। वो जब 2 दिन बाद वापस आया तो मैं अब भी रो रही थी, बेतहाशा रोए जा रही थी। वो कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। तुम भूल जाओगे तुम्हारे और हमारे दरमियान कुछ हुआ है। मैं भी भूल जाता हूँ कितना आसान था उनके लिए ये सब कहना। मुझे उन पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे वापस भेजो। मेरे बिखरे हुए लहजे पर उसकी बेनियाजी हनूस थी। कहने लगा, मैंने बहुत पैसा खर्च करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए भूल जाओ कि तुम वापस भी जा सकती हो। मैं इस वक्त बुरी तरह से उसके रहमो करम में फंस चुकी थी। एक अजनबी शहर था जहां मैं किसी से वाकिफ भी ना थी। अगर वहां से चली भी जाती तो मैं जाती कहां? वो मुझे बर्बाद कर चुका था और उसे जरा भी अफसोस नहीं था। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैं सोच चुकी थी कि नौकरी लग जाए तो दोबारा उसकी शक्ल ना देखूंगी। वो कहने लगा, कल तैयार रहना, तुम्हें ओल्ड हाउस छोड़ दूंगा। मैं उठकर तैयार हुई और ये सोच चुकी थी कि अगर उसने मेरी रिहाइश का इंतजाम ना किया तो मैं खुद कर लूंगी। लेकिन उसके फ्लैट में वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके साथ जाना अभी मेरी मजबूरी थी। मैं उसके साथ चली गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हुई कि वहां तो सिर्फ मर्द ही थे और सब के सब बूढ़े नहीं थे, हर उम्र के थे। मुझे देखकर तो जैसे सबकी आंखें चमक सी गई। मुझे एहसास होने लगा कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। वो अरबी शख्स मुझसे मेरा पासपोर्ट, मोबाइल पर चीज ले चुका था। वो मुझे एक कमरे की जानिब ले गया। वहां 2-3 लड़कियां मेरी उम्र की बैठी थी। उन्हें देखकर मैं कुछ पुरसकून सी हुई कि शुक्र है कोई तो मुझ जैसी है। वो भी सब खूबसूरत और हसीन थी। उस अरबी को देखकर वो डरकर सहम सी गई। उसने उनसे सख्त लहजे में कहा, अगर उन्होंने इसकी बात से इख्तलाफ किया तो वो इन्हें जान से मार डालेगा। वो शख्स फेसबुक पर झूठ बोलकर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। उन्हें नौकरी की लालच देता वो वहां उस बंगले में उनसे जिस्म फरोशी का काम भी करवाता था। वो लड़कियां भी अपनी गुर्बत और मजबूरी के हाथों उस शख्स की बातों में आ गई। वो शख्स अरबी नहीं था, जानबूझकर अपना हुलिया ऐसा बनाकर रखा था। हम लोग शॉर्टकट की खातिर ऐसे चालबाज लोगों के हत्थे चढ़ जाते और फिर सारी उम्र पछताना पड़ता। उस बंगले में मुख्तलिफ मर्द आते और अपनी मर्जी की लड़की की सौदेबाजी करते। बाज दफा ऐसा भी होता, कोई गाहक हम लड़कियों को अपने साथ भी ले जाते और अगले रोज वहीं छोड़ जाते। एक बार मुझे एक शख्स अपने साथ एक फ्लैट में ले गया। देखने में वो पाकिस्तानी लग रहा था। मैं पिछले 6 माह से जिस्म फरोशी कर रही थी, लेकिन इस काम की आदी नहीं हो पाई। मैं हर बार इस गुनाह को करते हुए रोती थी, सामने वाले की मिन्नत समाजित करती थी कि खुदारा मुझे इस गुनाह से दूर रहने दे। लेकिन मेरे जरा से एहतजाज पर वो लोग दरिंदगी पर उतर आते थे, मेरे साथ मारपीट करते। मुझे अपने पैसे कमाने के फैसले पर जी भर के पछतावा होने लगा, लेकिन मेरे पास कोई भी राह फरार होने को ना थी। वो शख्स मुझे अपने कमरे में ले गया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं कुछ सिमट कर पीछे हट गई। वो मुझे गौर से देखने लगा। मेरे कान की जानिब देखकर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे कान पर जख्म कैसे हुआ? मैंने उसे सुलगती हुई नजरों से देखा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मुझे गुनाह से नफरत है, लेकिन मुझे यहाँ जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ बेचा जाता। इसलिए जब मैं गुनाह करने से इनकार करती हूँ तो मुझ पर जुल्म सितम किया जाता है।
मुझे मारा जाता है, मेरे कान में पहने टॉप्स को खींचा जाता है, इसलिए जख्म हो गया। पहली बार मैंने अपने लिए उस शख्स की आंखों में दर्द की लहर देखी। उसने सबसे पहले मेरे कानों से टॉप्स उतार कर मुझे एक तकलीफ से आजाद किया, फिर मुझे ठंडे पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये सादा पानी है, इसमें कोई नशा नहीं। ये सुनकर मैं एक तलख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, ऐसा करो, मुझे कोई नशा पिला दो ताकि मुझे गुनाह सहने की अजियत भूल जाए। मेरी आंखें खुद पर होने वाले जबर को सोचकर छलक पड़ी थी। उस शख्स ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। फिर वो पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर कर के थक कर सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरा कमरा अब भी खाली था। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो शख्स मेरी दुगनी कीमत अदा करके मुझे अपने साथ लाया, तो फिर उसने मुझे छुआ क्यों नहीं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर आने वाले नौजवान अपने पैसे हम जैसी लड़कियों से पूरे वसूल करके हमारी जान छोड़ते थे। फिर ये कैसा शख्स था? मैं उठकर जब कमरे से बाहर निकली तो वो लॉन्च के सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी आंखें सारी रात जागने की निशानदही कर रही थी। सामने टेबल पर रखा एश ट्रे सिगरेट से भरा पड़ा था। पहला शुबा मुझे यही हुआ कि शायद वो पूरी रात जाकर सिगरेट पीता है। मुझे देखकर उसने सिगरेट बुझाई थी, फिर कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊं। मैं तैयार हो गई, लेकिन मुझे उस शख्स पर हैरत थी। वापस जाने से पहले उसने मुझे छोटे से टॉप्स दिए और कहने लगा, इसे पहन लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है। तुम पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने वो टॉप्स पहन लिए। मुझे वो शख्स बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद वो फिर मेरी दुगनी कीमत देकर मुझे अपने साथ लाया। मैं जितना उस शख्स पर हैरान थी वो कम था। मैं भी कुछ देर बाद बाहर आ गई। वो एक तस्वीर हाथ में पकड़े रो रहा था, साथ सिगरेट भी पी रहा था। उसके पास आई, मुझे देखकर उसने वो तस्वीर रख दी। मैंने कहा, ये कौन है? कहने लगा, मेरी बहन। वो भी ऐसे ही किसी शख्स के हत्थे चढ़ गई। पाकिस्तान से वो शख्स उसे बीवी बनाकर यहाँ पर लाया था और फिर उससे जिस्म फरोशी का काम लेने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुंचा वो मर चुकी थी। इस इंतजार में कि शायद उसे कोई बचाने आ जाए, वो रोते हुए कह रहा था। फिर कहने लगा, मुझे देर हो गई, काश मैं पहले पहुंचकर उसे बचा लेता, लेकिन उसे तो बचा नहीं पाया। इसलिए सोच लिया कि उस जैसी बहुत सी लड़कियों को जरूर बचाऊंगा। मैं उसे गौर से देखने लगी। कहने लगा, मैंने जो टॉपिक्स तुम्हें दिए हैं उस पर कैमरा लगा है, इसके जरिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुंचेगी। मेरा एक दोस्त है जो जहां पुलिस में, उसने मेरी मदद की। अब तक तो उस बंगले पर पुलिस का छापा भी पड़ चुका होगा। तुम सब आजाद हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुशी के मारे मैं रो रही थी। अगले रोज मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। वो शख्स भी वापस पाकिस्तान जा रहा था। जहाज में ही उसी शख्स ने मुझसे शादी के लिए मेरी रजा पूछने लगा। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरे माजी से वाकिफ होते हुए